हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल राजनीति विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले पहले पेपर पाश्चात्य, और उसमें हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के राज्य सिद्धांत के बारे में। कार्ल मार्क्स का राज्य सिद्धांत से पूर्व हम कार्ल मार्क्स के अन्य सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जहाँ तक कार्ल मार्क्स के राज्य सिद्धांत का प्रश्न है तो कार्ल मार्क्स ने कहीं पर भी राज्य के सिद्धांत पर अलग से स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, बल्कि अगर हम मिलीबंध के शब्दों में कहें तो मार्क्स ने स्वयं कभी राज्य का क्रमबद्ध और व्यापक सिद्धांत देने का प्रयास नहीं किया। और यह भी सच है कि मार्क्सवादी सिद्धांत सामाजिक शास्त्र में साधारणतया उपेक्षित ही रहा है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो आर्थिक विषयों पर अपनी रचनाओं में जिस तरह से राज्य का विवरण हमको छोटे छोटे रूप में हमें छिटका हुआ जिस तरह से दिखाई देता है, इसी तरह से राज्य पर उसके विचार उनकी कई अन्य रचनाओं में भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार अगर हम राज्य के सिद्धांत या राज्य संबंधी विचारों की बात करें तो हम कुछ बातों के आधार पर उसके राज्य सिद्धांत की चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो कि कार्ल मार्क्स मानते हैं, जो कि राज्य सिद्धांत से जुड़ी हुई बात है, उसमें वो सबसे पहली बात कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद होता है। और उसमें वो कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संस्था है। और वर्गीय संस्था क्यों माना है उन्होंने? उनका कहना है कि जो प्लेटो, अरस्तु और अन्य जो विचारक थे वो राज्य को ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था मानते थे जो कि मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन कार्ल मार्क्स उनके विपरीत, उनके परे जाकर के, उनसे अलग जाकर के बात करते हैं कि आदिम साम्यवादी जब अवस्था थी उसमें समाज के सदस्यों के बीच में हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए पूरा समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब दास प्रथा का युग आया तो स्थिति बदलती गई, और स्थिति बदलने में जो जो चीज़ सामने आई उसमें क्या देखा गया कि जब दास प्रथा का युग बदला तो स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन आ गए और ये दासों का शोषण करने लगे। और ऐसी स्थिति में जब स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गई और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध स्थिति मजबूत बनाने के लिए उन्हें अपनी शक्ति का आश्रय लेना पड़ा, और इसलिए उनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। और इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो कि शोषक वर्ग के समर्थक थे, और यहीं से राज्य नामक संस्था का सूत्रपात हुआ। तो इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। तो कार्ल मार्क्स का जो राज्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति का कारण मूलतः वर्ग विभेद को मानने के साथ साथ हमने जो भी बातें की उस संदर्भ में उस तरह के स्पष्टीकरण की चर्चा हमारे सामने रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि राज्य सिद्धांत को लेकर उन्होंने दूसरी बात हमारे सामने क्या रखी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य और शासन जो है वो शोषण के यंत्र होते हैं। यहाँ कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो राज्य का उदय हुआ चूंकि वर्ग विभेद के आधार पर हुआ, उसके कारण हुआ, और राज्य संस्था जो होती है वो हमेशा ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। और जो सामंती युग था, सामंती युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था, और इस अधिकार के माध्यम से वे बहुसंख्यक कृषक जनता का शोषण और उत्पीड़न करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीवादी युग था उसमें राज्य नामक संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य रहा या दिखाई दिया, और पूंजीपति वर्ग जो है वो राज्य संस्था की सहायता में श्रमिक वर्ग का शोषण करता था। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो राज्य है वो क्या करता है, उसमें सामंती जो स्थिति थी उसमें राज्य जो है वो मूल रूप में वो उस पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य हो चुका था। तो इस तरह से मार्क्स अपनी बात कहते हैं, और मार्क्स के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, वो मानते हैं कि प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान यानी उस तत्कालीन समय के जो तथाकथित लोकतांत्रिक राज्यों के संबंध में उन्होंने बात कही है। वो कहते हैं कि इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती है, बल्कि और जो स्थिति है वास्तव में उसमें देखा गया है कि जो पूंजीपति वर्ग हैं और उनके जो समर्थक हैं उनके हाथ में ही वास्तव में शासन की शक्ति रहती है। तो इस तरह से वो मानते हैं कि जो ये जो स्थिति है वह उसमें शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और शोषित वर्ग के आधिकारिक शोषण की जो प्रवृत्ति है
वो राज्य नामक जो संस्था है उसके माध्यम से देखी जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो राज्य को केवल एक ऐसी संस्था मान रहे हैं, एक ऐसा यंत्र मानते हैं जो जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि राज्य को लेकर के कार्ल मार्क्स ने तीसरी बात क्या कही है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। मार्क्स जो हैं वो राज्य को आवश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में विश्वास की बात व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं कि जो साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव या वांछनीय नहीं है। क्यों? उनका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था का जब अंत हो जाएगा, यानी उसके अंत के बाद भी राज्य जो है अचानक विलीन नहीं होगा, बल्कि राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। और इस तरह से ये जो स्थिति है, यानी ये जो काल है, इसमें राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने के लिए और पूंजीवाद के अवशेषों को खत्म करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ कार्ल मार्क्स का जो तर्क है उसमें उसके अनुसार वो कहते हैं कि राज्य नामक संस्था अचानक खत्म नहीं होगी। अब साथ ही साथ इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने अपने जो साम्यवादी घोषणा पत्र में भी कहा है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी सरकार द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन, पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात और संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण और पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के लिए भी कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। तो इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को ही जो है मार्क्स जो है वो वास्तविक लोकतंत्र मानते थे। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स के अनुसार जो राज्य व्यवस्थाएं हैं वो अल्पसंख्यकों की तथा अल्पसंख्यकों के हित के लिए ही विद्यमान रही हैं। सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकवाद है वो भारी बहुसंख्या की जागृत और स्वतंत्र व्यवस्था है और ये भारी बहुसंख्या के हितों के लिए ही है। अगली बात हम जो करेंगे, जो कि मार्क्स ने राज्य सिद्धांत में मानी है, जिसको सबसे एक चरम बिंदु मानता है, वो है कि राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्श। कार्ल मार्क्स कहता है कि उनकी कल्पना में या उनके विचारधारा में साम्यवादी राज्य का जो अस्तित्व है वो मानते हैं कि वर्ग संघर्ष के कारण है और उनके अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। अतः उनका क्या मानना है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और उसकी स्थापना के बाद से ही वास्तविक समाज का, या जिसको कि उन्होंने दूसरे शब्दों में साम्यवादी समाज कहा है, उसका आरंभ होगा। अगर हम स्वयं मार्क्स के शब्दों में बात करें तो मार्क्स कहते हैं कि जो पुराना जो बुर्जुआ समाज था और उसके जो वर्ग थे और उन वर्गों के विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास, सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स की जो राज्य की जो धारणा है, जो राज्य का सिद्धांत है, उसमें वो मानते हैं कि अंतिम जो स्थिति होगी साम्यवादी राज्य की स्थिति होगी जिसमें कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होगा, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थिति होगी और प्रत्येक का स्वतंत्र विकास करना एक परम आवश्यक स्थिति होगी, ये एक अनिवार्य शर्त होगी। तो इस तरह से एक बात और उन्होंने इस संदर्भ में कही है कि ये जो राज्य विहीन और वर्ग विहीन आदर्श समाज स्थापित होगा उसमें धर्म, जाति, रंग और धन के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक को अधिकतम जो है क्या प्राप्त होगा? न्याय की प्राप्ति हो सकेगी और ऐसा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन होगा। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स जो राज्य विहीन और आदर्श विहीन समाज की बात करते हैं, साथ ही साथ वो कहते हैं कि इस समाज में, इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार वस्तुएं और पारिश्रमिक प्राप्त होगा, यानी ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। और जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे उन व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने राज्य
संबंधी जो विचार हैं वो किसी विधिवत रूप से, किसी सिद्धांत के रूप में हमें नहीं दिए, लेकिन विभिन्न बिंदुओं में, विभिन्न विचारों में उनके राज्य संबंधी जितनी भी बातें हैं हमको दिखाई देती हैं, जिनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम आपके साथ एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।